ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का इस वीडियो में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलो जल्दी शुरू करते हैं हम लोग। वेन डायग्राम की हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोग जानते हो, और वेन डायग्राम में हमने टोटल 80 क्वेश्चंस जो थे 4 पार्ट्स में वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, 1 से लेके 80 तक क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीच में ऐसे आए जो थोड़ा सा एग्जाम में गलत होते हैं। ठीक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं होती है, लेकिन हमने पूरे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि वो सब आपको समझ में भी आए हैं, है ना। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन लगता है कि डाउटफुल है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और उसको बहुत ही जल्दी मैं आपको कोशिश करूँगा कि सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 81 से स्टार्ट करेंगे और 81 से लेके 100 तक आज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं और ये वेन डायग्राम के टाइप नंबर 1 की सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसके बाद करीब 10 से 12 क्वेश्चंस और होंगे जो हम देखेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली वेन डायग्राम का टाइप नंबर 1 जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम के टाइप नंबर 2 से, जो कि बहुत ही ईजी है। बहुत कम क्वेश्चन होंगे उस पर, बहुत ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें आप समझ जाओगे कि वेन डायग्राम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। रैट है, रोडेंट है और लिविंग बीइंग है ना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रैट, रोडेंट और लिविंग बीइंग। ठीक है, अब ये समझ में आना चाहिए कि रैट का मतलब क्या होता है, चूहा। ठीक है, रोडेंट क्या होते हैं, तो रोडेंट वो एनिमल्स होते हैं जो कि जैसे चूहे हैं, है ना। चूहा जो होता है उसके अगर आप देखो तो दांत जो होते हैं बहुत तेज होते हैं ना, कुतरने वाले होते हैं। तो रोडेंट वो सारे एनिमल्स होते हैं जिनके आगे के जो दांत होते हैं स्पेशली कुतरने के काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोल को मतलब छछूंदर कहते हैं, है ना। छछूंदर के आगे के दांत, गिलहरी, स्क्विरल, उसके आगे के दांत है ना, चूहा हो गया, नेवला हो गया, है ना, मोंगूस जिसको कहते हैं। तो ये सब जो है ये सब रोडेंट एनिमल्स होते हैं, मतलब रोडेंट कैटेगरी में आते हैं। और इनकी खास बात ये है कि इनके आगे के दांत जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, कुतरने के काम आते हैं स्पेशली। ठीक है, तो अब समझ गए। तो अगर रैट के ऐसे दांत हैं तो ऑफ कोर्स रैट किस में आएगा, रोडेंट में आएगा, है ना। तो रैट जो आप देख रहे हो वो किसका हिस्सा हो गया, वो हिस्सा हो गया रोडेंट का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात लिविंग बीइंग। अब रैट भी लिविंग बीइंग है भाई, जीवधारी है, जीवन है उसमें, और रोडेंट जो होगा वो भी क्या होंगे, सारे के सारे लिविंग बीइंग होंगे। मतलब रैट तो रोडेंट का पार्ट है और दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे बताइए, लिविंग बीइंग्स में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों में क्या है, जान है, इसलिए दोनों लिविंग बीइंग। क्लियर। तो अगर ये वाला बनेगा तो मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7th। तो क्वेश्चन नंबर 81 के लिए सही आंसर है आपका 7th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 के लिए देखते हैं। लिखा हुआ है राइस है, मस्टर्ड है एंड बीट रूट है। ठीक है, राइस का मतलब चावल, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों और बीट रूट का मतलब होता है चुकंदर। ठीक है, जो बीट रूट होता है उसको चुकंदर कहते हैं। बेसिकली ये रूट है, ठीक है, जड़ होती है, जैसे गाजर है, मूली है ना, चुकंदर है, तो ये सारे के सारे रूट्स होते हैं। जैसे आलू एक तना है, आलू एक स्टेम है ना, ऐसे क्या हो गया, बीट रूट को चुकंदर कहते हैं। तो अब समझ में आ गया आपको भाई, राइस जो है वो ग्रेन्स में आ जाता है, अनाज में आ जाता है, बट मस्टर्ड जो है वो अनाज में नहीं आती, मस्टर्ड आती है तिलहन में। ठीक है, क्योंकि सरसों का तेल निकलता है, तो जो सारे दिन से तेल निकलता है तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, तिलहन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑयल सीड्स होते हैं ये। तो राइस डिफरेंट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड यानी कि सरसों डिफरेंट हो गई, और बीट रूट यानी कि चुकंदर क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, और अगर नहीं रिलेशन है तो फिर सही आंसर आपका क्या होगा बताइए, सही आंसर होगा आपका 10th, यानी कि 82 का करेक्ट आंसर आपका 10th हो जाएगा। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है चेस, टेबल टेनिस एंड इंडोर गेम्स। ये इंडोर जी का मतलब गेम्स है यहाँ पे। ठीक है, तो एक है चेस, दूसरा है टीटी टेबल टेनिस, और फिर है इंडोर गेम्स। ठीक, तो अब आप देखो ध्यान से, जो आपका चेस है, ठीक है, चेस की अगर हम बात करें तो चेस जो है वो एक डिफरेंट गेम होता है ना। टीटी टेबल टेनिस जो है वो एक डिफरेंट गेम है ना। तो दोनों गेम्स अलग होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों ही गेम्स जो है वो फील्ड में, मैदान में नहीं खेले जाते, बल्कि अंदर खेले जाते हैं ना, 4 दीवारी में खेले जाते हैं, एक रूम में खेले जाते हैं। इसलिए ये क्या हो गए, ये इंडोर गेम्स हो गए। ठीक है, आउटडोर गेम्स जो बाहर खेले जाएं, फील्ड पे खेले जाएं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है ना। लेकिन इंडोर की बात करी जाए तो जो घर में खेले जा सकते हैं, मतलब एक रूम में बैठ के खेले जा सकते हैं। ठीक है, छोटे से रूम में, तो वो क्या है, चेस और टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2nd हो जाएगा, मतलब 83rd के लिए करेक्ट आंसर इज 2nd वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। शर्ट है, पॉकेट है और कॉलर है ना, शर्ट, पॉकेट और कॉलर। अब आप देखो, पॉकेट और कॉलर ये दोनों ही किस में होती हैं, ये दोनों ही शर्ट में होती हैं, जानते हैं आप ये चीज। ठीक है, तो पॉकेट है अगर, तो पॉकेट और कॉलर है अगर, तो इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, ये दोनों शर्ट के डिफरेंट पार्ट्स को बोला जाता है। तो पॉकेट अलग, कॉलर अलग, लेकिन दोनों ही किस में होंगे, दोनों ही शर्ट में होंगे, इसलिए दोनों के दोनों शर्ट का हिस्सा हो गए। ठीक है, तो पॉकेट और कॉलर में कोई रिलेशन नहीं आपस में, लेकिन ये दोनों के दोनों शर्ट में होंगे, इसलिए दोनों शर्ट में आ गए। ठीक है, तो सही आंसर यहां से क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2nd। ठीक है, सो 84th के लिए हमारा सही आंसर होगा 2nd वाला। क्लियर हो रहा है। चलो फिर पॉलीगॉन पे बात करते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, लिखा हुआ है कि पॉलीगॉन
फिर है क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद है आपका रोम्बस। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि भाई इसमें क्या रिलेशन होगा। अब हम जानते हैं कि भाई जो पॉलीगॉन होता है उसे कहा जाता है बहुभुज। ठीक है, पॉलीगॉन भी कई तरह के होते हैं, रेगुलर, इरेगुलर। बेसिकली हमारे जो सिलेबस में होता है वो रेगुलर होते हैं ना, जैसे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, है ना, तो ये सारे के सारे। अच्छा, दूसरी बात, क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो चतुर्भुज कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल एक जनरल क्वाड्रिलेटर, मतलब एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 4 साइड्स हैं बस। ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम और ज्यादा प्रॉपर्टीज को ऐड करते जाते हैं, फिर उन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स का डिफरेंट डिफरेंट नाम बनता जाता है। जैसे चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो रोम्बस भी हो सकता है, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं उसी में एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दूं कि चारों की चारों साइड्स इक्वल तो है ही है, पैरेलल तो है ही है, मतलब ऑपोजिट साइड्स, लेकिन 90 डिग्री पर है, तो फिर वही प्रॉपर्टी क्या कन्वर्ट हो जाएगी, वही क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपका स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज देते जाइए तो डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स के नाम निकलते जाते हैं। ठीक है, एज पर द प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, है ना। तो ये चीज, तो अब आप देखो कि जो आप रोम्बस देख रहे हो, रोम्बस चतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज, तो रोम्बस जो है वो किसका पार्ट हो गया, वो एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट हो गया, यानी कि जो समचतुर्भुज है वो एक चतुर्भुज तो होगा ही होगा, है ना। और रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल ये दोनों किसका पार्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों पार्ट हो जाएंगे पॉलीगॉन का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये दोनों किसका पार्ट हो जाएंगे, पॉलीगॉन का पार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है सबको। तो ये इजी है काफी, और यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा 7th वाला, मतलब 85 के लिए सही आंसर आपका 7th वाला होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 86 के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्नामेंट। ठीक है, डायमंड रिंग और फिर रिंग। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है, जो ये ज्वेलरी वगैरह आपने देखा होगा, ज्वेलरी वगैरह, है ना, जो आभूषण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स कहते हैं। डायमंड रिंग का मतलब हो गया जो हीरे की अंगूठी है। ठीक है, और रिंग का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल अंगूठी की बात हो रही है। तो अब आप ध्यान से समझो कि जो डायमंड रिंग होती है वो किसका पार्ट है, वो एक रिंग का पार्ट है। रिंग जो है वो डायमंड रिंग का पार्ट नहीं होती, है ना, लेकिन जो डायमंड रिंग है वो एक्चुअली में किसका पार्ट हो गई, वो पार्ट हो गई आपका रिंग का। ठीक है, तो डायमंड रिंग जो है वो रिंग का पार्ट है, पहली बात। और ये दोनों के दोनों जो है आभूषण है, तो आभूषण का मतलब क्या हो गया, ऑर्नामेंट्स में आ गया। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर। ठीक, तो जो डायमंड रिंग है वो रिंग का पार्ट है। भाई रिंग्स में कई सारे रिंग्स, डायमंड की रिंग है, प्लैटिनम की रिंग है, गोल्ड की रिंग है, कॉपर की रिंग है, नॉर्मल जो स्टील की रिंग्स आती हैं, है ना, तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डायमंड रिंग रिंग का हिस्सा है और ये दोनों ही आभूषण में आ जाएंगे, ऑर्नामेंट्स में आ जाएंगे। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, 7th वाला। तो 86 के लिए करेक्ट आंसर हो गया हमारा 7th नंबर। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है शिप, सेलर एंड ओशन। शिप का मतलब क्या होता है, जहाज। ठीक है, सेलर का मतलब क्या हो गया, जो जहाज को चलाने वाला है ना, जो नाविक है उसका। और ओशन का मतलब हो गया, आपको सबको पता है, सागर को कहते हैं। समुद्र मतलब सी, ओशन का मतलब जो महासागर है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं शिप, सेलर और ओशन में कि क्या रिलेशन होगा। अब देखो, अगर हम बात करें शिप की, तो जो सेलर है, जो सेलर होगा वो किस में होगा, सेलर बैठा होगा शिप में, है ना। सेलर किस में बैठा होगा, शिप में बैठा होगा। अब शिप जो है वो अंदर नहीं कर सकते, ये नहीं कि शिप सेलर में बैठा है, ऐसा थोड़ी होता है। सेलर जो है जो चला रहा है शिप को, तो वो शिप के अंदर बैठा है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंस में नहीं है कि सारे के सारे सेलर शिप होते हैं, ये मत सोचना। यहाँ पर क्या मतलब है कि सेलर शिप के अंदर होता है। ठीक है, शिप को चलाता है। और शिप किसके अंदर चलता है, तो शिप चलता है ओशन के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, मतलब सही आंसर यहाँ पर भी क्या होगा, इस बार 7th ही होगा। तो 87th के लिए भी सही आंसर आपका 7th ही है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है ना। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 87 तक हमने कवर कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 अगर आप देखो तो लिखा हुआ है शर्ट, टाई एंड पैंटालून्स। ठीक है, अब आप देखो शर्ट, टाई, तो शर्ट एक डिफरेंट हो गया, है ना, एक क्लोथिंग में ही एक डिफरेंट वेयरिंग में आ जाएगा। टाई, टाई भी अलग से हो गई। पैंटालून्स को बोला जाता है जो पजामा वगैरह होते हैं ना, जो लोअर वगैरह होते हैं। ठीक है, बॉटम वेयर में जो लोअर्स वगैरह हैं, पजामा वगैरह, उसको पैंटालून्स बोलते हैं। पैंटालून्स एक ब्रांड भी है, आपको पता होगा। तो वही चीज़ हो रही है। तो शर्ट और टाई और पैंटालून्स, इन तीनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, डिफरेंट है। ओके, ना तो एक कमीज को आप टाई बोलोगे, ना तो किसी टाई को आप पजामा बोलोगे, ना तो पजामे को आप शर्ट बोलोगे। तो इसलिए तीनों डिफरेंट हैं। तो अगर तीनों डिफरेंट है तो 88 के लिए सही आंसर क्या होगा बताइए, डिफरेंट वाला, मतलब 10th नंबर। समझ रहे हो। चलो 89 और 90 ये दोनों भी देखते हैं साथ ही साथ। लिखा हुआ है डॉक्टर, सर्जन एंड नर्स। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट है, तो अब आप देखो, क्या हर एक डॉक्टर एक सर्जन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। हर एक डॉक्टर एक सर्जन नहीं होता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो सर्जन होता है वो एक डॉक्टर जरूर होता है ना। क्योंकि अगर वो सर्जन बना है तो वो ऑब्वियस सी बात है उसके पास MBBS MD की डिग्री जरूर होगी, है ना। तभी फिर आगे चल के वो क्या हो रहा है, वो सर्जरी, बेसिकली जो मास्टर्स होती है वो सर्जरी में होती है, तब वो सर्जन कहा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो सर्जन है, हर एक सर्जन जो है वो एक डॉक्टर जरूर होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि हर एक सर्जन एक डॉक्टर जरूर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नर्स। तो नर्स जो है वो ना तो डॉक्टर होती है ना ही वो सर्जन होती है। नर्स एक अलग प्रोफेशन है, ठीक है, हालांकि रिलेटेड है मेडिकल फील्ड से, लेकिन नर्स को हम क्या मानते हैं, अलग मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर वो बिल्कुल भी नहीं है जो आप ये सोचो कि पीएचडी करके जो डॉक्टर बन गए, है ना। यहाँ पर डॉक्टर मेडिकल फील्ड वाला ही है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए कि पीएचडी वाला जो डॉक्टर है वो इन्वॉल्व होता भी है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस डॉक्टर में आ जाएंगे वो, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकते वो। क्लियर हो गया? तो ये सही होगा। तो बेस्ट आंसर आपका थर्ड वाला, 89th के लिए सही आंसर है थर्ड नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो 12 डायग्राम्स बने हैं आपके सामने, इन्हीं 12 में से कोई एक आंसर होता है ना। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके सामने, देखो फीमेल है, ठीक है, एयर होस्टेस है एंड फिर डॉक्टर है। फीमेल एयर होस्टेस और डॉक्टर। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें एयर होस्टेस की, तो एयर होस्टेस जो होती है ऑफ कोर्स एक फीमेल को ही एयर होस्टेस बोला जाता है, ठीक है। तो जितनी एयर होस्टेस होंगी सबका जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। तो सारी की सारी जो एयर होस्टेस हैं वो आ गई फीमेल में। इतनी बात सही है। किसी मेल को कभी हम एयर होस्टेस नहीं बोलते, ठीक है। तो जितनी फीमेल्स हैं, जितनी एयर होस्टेस हैं वो सारी की सारी तो फीमेल्स हो गई। इतनी बात तो भाई हमें क्लियर है। तो अगर हम इतनी चीज़ क्लियर है, अब हम बात करते हैं किसकी, डॉक्टर की। अब कुछ डॉक्टर भी तो होंगे जो फीमेल्स होंगी और कुछ फीमेल्स डॉक्टर हो सकती हैं, एक ही बात है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि कुछ फीमेल्स क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, लेकिन कोई एयर होस्टेस डॉक्टर नहीं होती। अब ये मत कहिएगा सर कि कोई एयर होस्टेस है, उसने मान लीजिए MBBS की डिग्री ले ली कहीं से तो डॉक्टर बन गई, तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है। हम मानते हैं कि जो माइनर केसेस होते हैं हमारे वेन डायग्राम में, उसको हम हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, लॉयर है और फीमेल है, तो अब जो फीमेल्स हैं वो कुछ डॉक्टर्स हो सकती हैं, कुछ फीमेल्स जो हैं वो लॉयर हो सकती हैं, है ना। अब ऐसा मान लीजिए कि किसी लॉयर ने कल को MBBS में एडमिशन ले लिया, ठीक है, और वो उसको डॉक्टर की डिग्री मिल गई, तो ये नहीं बोलेंगे कि वो जो लॉयर है वो डॉक्टर में आ गया। तो ऐसे जो केसेस हैं वो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, माइनर केसेस होते हैं, तो इनको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। ऐसा हो बिल्कुल सकता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि डॉक्टर एक अलग प्रोफेशन है, लॉयर एक अलग प्रोफेशन है, इनको हम नहीं मिलाते। हाँ, वहीं पर अगर डॉक्टर और टीचर होता तो हम मिलाते हैं। डॉक्टर, टीचर और लॉयर और टीचर इन दोनों के सेंस में मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लॉ कॉलेजेस होते हैं वहां पे कई सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो टीचिंग करते हैं, और कई सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे डॉक्टर्स जो होते हैं वो पढ़ाते हैं। इसलिए यहां पर इन दोनों केसेस में तो ये एक्सेप्टेबल होता है। आप इसे एक्सेप्शनल केसेस कह सकते हो प्रोफेशंस के केस में, है ना। लेकिन बाकी हर प्रोफेशन को हमें डिफरेंट लेना होता है। क्लियर? सॉरी। सो 90 के लिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो 90 के लिए हमारा सही आंसर है 11 नंबर, ठीक है। तो 90 के लिए सही आंसर क्या निकल गया, 11th आ गया, ठीक, 11th। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 कह रहा है डॉल्फिन, मैमल एंड शार्क, ठीक है। तो डॉल्फिन है, मैमल एंड शार्क। अब आपको पता होगा डॉल्फिन जो है ये किस में आ जाएगी, डॉल्फिन आ जाएगी मैमल में, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक मैमल हो जाएगी, और शार्क जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। शार्क को हम क्या कर देंगे, डिफरेंट। तो डॉल्फिन आ गई भाई मैमल में, है ना, और शार्क जो है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल डायग्राम था, ये कर लोगे। सो 91 के लिए जो सही आंसर है आपका वो होगा थर्ड नंबर, ठीक है। 91 के लिए सही आंसर आपका थर्ड है। 92 की बात करते हैं। क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड एंड स्कूल, ठीक है, इजी है। ब्लैक बोर्ड कहां पर होगा, ऑब्वियसली बात है क्लासरूम में, है ना। तो जो ब्लैक बोर्ड है वो आपको कहां पर मिलेगा, क्लासरूम में मिलेगा, और जो क्लासरूम है वो आपको कहां पे मिलेगा, तो क्लासरूम आपको स्कूल में मिलेगा। तो ये क्लासरूम हो गया आपका स्कूल के अंदर, तो ये वाला आपका डायग्राम बनेगा। अब ये बिल्कुल मत सोचना कि ब्लैक बोर्ड को हम यहाँ पे क्लासरूम कह रहे हैं, नहीं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किस सेंस में है कि ब्लैक बोर्ड जो है वो क्लासरूम में होगा, और क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड दोनों किसका हिस्सा है, स्कूल का। तो फिर ये वाला डायग्राम बनेंगे, ठीक है। तो ये तीनों जिसमें कॉमन आएगा, मतलब 7th नंबर। तो 92 का सही आंसर है 7th नंबर। 93 पे बात करेंगे। देखो फैक्ट्री है, मशीनरी है एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। फैक्ट्री है, मशीनरी है और क्या है, प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट होगा उसको कौन बनाएगा, उसको या तो ह्यूमंस बनाएंगे या तो कोई मशीन बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है, यही तो होता है। तो जो प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट को या तो ह्यूमन बनाएंगे या तो मशीन बनाएगी। तो ह्यूमंस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में, तो ऑब्वियस सी बात है कौन बनाएगा, मशीन बनाएगी। मतलब प्रोडक्ट का रिलेशन है किससे, मशीनरी से। कैसे कि प्रोडक्ट को कौन बनाएगा, मशीन बनाएगी, और प्रोडक्ट और मशीन ये दोनों कहां पर मिलेंगे, फैक्ट्री में। तो ये वाला आपका सही आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। तो ये दोनों फैक्ट्री में मिलेंगे, मतलब सही आंसर यहां से क्या बोलोगे आप, तो यहां से आप सही आंसर बोलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7th, मतलब 93rd का सही आंसर होगा 7th। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट है, डिविडेंड है एंड बोनस है,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, बल्कि लगभग क्वेश्चन तो पूछे गए। अगर मैं आपको 110 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ तो उन 110 क्वेश्चन में से आप मान के चलो लगभग 85 to 90 क्वेश्चन एसएससी के पूछे गए क्वेश्चन हैं, या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एनटीपीसी है, रेलवेज है ना, अदर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है क्या, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है। तो देखो होता क्या है कि जो डिविडेंड है वो अलग होता है और बोनस जो होता है वो अलग होता है। डिविडेंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, जैसे मैंने 10,000 का एक मैंने रिकरिंग शेयर मार्केट में अकाउंट खोला। ठीक है, कि हर महीने मेरे अकाउंट से 10-10 हज़ार रुपये कटेंगे और वो शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी में लगा है, मेच्योरिटी में लगा है ना, कहीं पर भी लगा दिया मैंने। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं मार्केट में पैसा लगा के भूल जाऊँ और फिर मैं 10 साल के बाद अपनी वैल्यू को उठा लूं, एक तो मेरे पास ये तरीका होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है कि मैं अपना जब मुझे पैसा मैच्योर लगेगा कि मुझे अब उठा लेना चाहिए मार्केट से, तो मैं उठा सकता हूं शेयर मार्केट को देखते हुए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मैं 10,000 रुपए दे रहा हूं बैंक को या किसी कंपनी में, तो उसका मुझे क्या आता रहे, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे। तो हर महीने जो पैसा बैंक या फिर कोई कंपनी आपको देती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं उसको। तो समझ में आ गया डिविडेंड क्या होता है। और बोनस क्या होता है, बोनस यूजुअली क्या होता है कि जैसे कंपनीज वगैरह हैं या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनको कभी आपने सुना होगा दिवाली है या दशहरा है, नए साल पे कुछ बोनस वगैरह मिलते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो कुछ उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह जो कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ को दीपावली पे एक सैलरी पूरी एज अ बोनस देती हैं। मतलब इनको 12 महीने में 13 महीने की सैलरी मिल रही है एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से होता है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो पूरी सैलरी एज अ बोनस देती हैं, कई कुछ हैं ऐसी जो हाफ सैलरी एज अ बोनस देती हैं। तो बोनस ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों को। और दोनों में ही आपको पैसा मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है आपको, पैसा। तो दोनों ही किसका पार्ट हो जाएंगे, प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये चीज, तो डिविडेंड बोनस डिफरेंट है और दोनों ही किसका पार्ट है, प्रॉफिट का। क्लियर हो गया। चलिए, तो अगर क्लियर है तो फिर सही आंसर होगा आपका सेकंड। ठीक है, सो 94 के लिए सही आंसर सेकंड हो गया। 95 की बात करते हैं। देखो, यूनिवर्स, गैलेक्सी एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट होगा, तो जो यूनिवर्स है हमारा, ठीक है, हमारा पूरा जो ये यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो हमारे एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो हमारे सौर मंडल का हिस्सा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो यूनिवर्स है वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सोलर सिस्टम का क्या हो गया, पार्ट। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं, है ना। पहले 9 थे, लेकिन जो प्लूटो था, क्योंकि वो प्लैनेट्स की जो कंडीशंस हैं थर्ड वाली, उसको फॉलो नहीं करता था, तो इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह बोल दिया गया। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है वो किसका पार्ट हो गया, सोलर सिस्टम का। ठीक है, और सोलर सिस्टम, कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर गैलेक्सीज बनाती हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 10⁻11 अगर सोलर सिस्टम मिल जाए, 10⁻11 बहुत ज़्यादा एक बड़ी वैल्यू होती है, इतने सोलर सिस्टम मिल जाए तो एक गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो हुआ क्या कि जो गैलेक्सी होती है इसको क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। ठीक है, और हमारी जो आकाशगंगा है, गैलेक्सी है, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दुग्ध मेखला कहते हैं उसको हिंदी में। तो हमारी गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स हैं। ठीक है, 10⁻11 क्या है, स्टार्स, तारे हैं, और सन भी एक तारा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा ये वाला सही ऑप्शन होगा, मतलब 7th नंबर हमारा यहाँ पे सही होगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट की बात करेंगे। प्लैनेट्स जो मैंने आपको बताया, ये प्लैनेट्स और उनके जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो सब मिला के बात हो रही है, नेचुरल सैटेलाइट्स वगैरह सारे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो तीनों ही अलग हैं। आप जानते हो कि किसी भी जो पदार्थ है, कोई अगर एलिमेंट है, तो उसकी तीन जो बेसिक स्टेजेस होती हैं वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो ये आपको पता है। तो सॉलिड डिफरेंट हो गई, लिक्विड अलग हो गई और गैस जो है वो डिफरेंट हो गई। तो तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, और 96 के लिए तीनों डिफरेंट का मतलब 10th नंबर। ओके, और बाकी कुछ स्टेट अलग से होती हैं, जैसे प्लाज्मा है ना, जैसे बोस आइंस्टीन है। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ और भी मटेरियल की स्टेजेस होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं इनके अलावा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे 67th नंबर, 97th नंबर। तो 97 नंबर में क्या है, क्रिमिनल है, पिक पॉकेट्स एंड आर्सोनिस्ट है। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। ठीक है, पिक पॉकेट्स का मतलब होता है जो पॉकेट मार होता है ना, जो पॉकेट मार आपकी पर्स को मार ले या कोई आपका कीमती सामान चुरा के भाग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम पिक पॉकेट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली पॉकेट मार के लिए ही यूज़ करते हैं, जो आपकी जेब को काट दे। और आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो इल्लीगल तरीके से, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को जला दे। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल मैंने बोला है ना, मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी प्रॉपर्टी को जला दे, मतलब ये प्रॉपर्टी के विरुद्ध होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, हाईली
आर्सोनिस्ट कहते हैं। तो अब आप देखो क्या हुआ कि जो क्रिमिनल है और जो पिक पॉकेट्स हैं इनमें एक रिलेशन हुआ कि जो जेब कतरा है, अब जेब कतरा मतलब जेब को काटना, ये एक इलीगल काम ही तो है, चोरी तो हुई एक तरह से, और चोरी एक अपराध है, इलीगल काम है। तो जो पिक पॉकेट्स हैं वो क्रिमिनल हो गए अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि उसने आपकी जेब मार ली, ठीक है। और पिक पॉकेट्स अगर क्रिमिनल हैं तो ये दोनों के दोनों में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक आर्सोनिस्ट जो इलीगल तरीके से अगर कुछ जला दे तो ऑब्वियस सी बात है क्रिमिनल हो गया, और मान लीजिए वो काम किसी पिक पॉकेट ने कर दिया तो फिर वो भी क्रिमिनल है। तो यानी कि यहां पर सही आंसर होता है तीनों का कॉमन हिस्सा, ठीक है। तो तीनों का कॉमन अगर आप कर दोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, सही आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट यहां पर क्या होगा, फिफ्थ, मतलब 97 के लिए सही आंसर आपका फिफ्थ वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 98 की, देखो ध्यान से, लिखा हुआ है स्पिंस्टर, वुमेन एंड मैरिड, ठीक है। स्पिंस्टर है, वुमेन है और फिर कौन है, मैरिड है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो स्पिंस्टर कौन होती है। स्पिंस्टर वो महिला होती है जो काफ़ी एज हो चुकी है जिसकी शादी करने की, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। एक ऐसी कुंवारी आप कह सकते हैं कि लड़की, ठीक है, जिसकी अभी शादी की एज तो हो चुकी है लेकिन उसकी शादी अभी नहीं हुई, तो उसको स्पिंस्टर कहते हैं। दूसरी बात, स्पिंस्टर एक ऐसा वर्ड है जो फीमेल जो टेलर होती है ना, फीमेल टेलर या लेडी टेलर, उसको भी बोला जाता है स्पिंस्टर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहरहाल अगर हम बात करें स्पिंस्टर की, तो स्पिंस्टर ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा ना कि फीमेल है, तो फीमेल है तो वुमेन में आएगी, मतलब जो स्पिंस्टर है वो किसका पार्ट हो गई, वो वुमेन का पार्ट हो गई, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात आपसे कह रहा है मैरिड, अब कुछ ही तो, अच्छा स्पिंस्टर क्या मैरिड हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि जिसकी शादी नहीं हुई है ना, तो वो स्पिंस्टर है, तो मैरिड तो हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ वुमेन तो जरूर होंगी जो मैरिड होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और बाकी मैरिड में कौन आ जाएगा, बाकी मैरिड में मेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा डायग्राम, ठीक है। और अगर ये बनेगा तो सही आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11, ठीक है। मतलब 98 के लिए सही आंसर आपका 11th नंबर है। क्लियर हो गया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपको। चलिए 99th की बात करेंगे अब हम, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 99 को देखो, लिखा हुआ है आपका कि इलिटरेट है, पुअर है एंड अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। इलिटरेट किसको बोलते हैं, जिसके पास नॉलेज की कमी है, जो नॉलेज जिसके पास है ही नहीं, है ना तो उसको क्या बोल जाएगा, इलिटरेट, ठीक है। पुअर का मतलब गरीब होता है, अनएम्प्लॉयड का मतलब जिसके पास जॉब नहीं है, जो बेरोजगार है, उसको कहते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि जो पुअर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो इलिटरेट होंगे, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हर गरीब व्यक्ति इलिटरेट हो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है ना। कुछ गरीब हैं लेकिन वो पढ़े लिखे हैं, है ना, समझते हैं चीज़ों को अच्छे से, तो लेकिन कुछ तो पुअर जरूर होंगे जो इलिटरेट होंगे, है ना, जिनको पढ़ना नहीं आता, जो बिल्कुल भी समझदार नहीं है, पढ़ नहीं पाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयड की, तो बिल्कुल बात है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ हैं, है ना, जो आप कह सकते हो कि इलिटरेट हैं, तो वो क्या होंगे, वो अनएम्प्लॉयड होंगे। लेकिन हर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब बेस्ट हो जाएगा अनएम्प्लॉयड, ठीक है, कि कुछ पुअर भी अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, कुछ इलिटरेट भी अनएम्प्लॉयड होंगे। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये उसको बता रहा है कि ऐसे इलिटरेट पुअर्स जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। समझ में आ गया, तो इसमें सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका फिफ्थ वाला। तो 99th के लिए सही आंसर हम क्या करेंगे, फिफ्थ करेंगे। क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 100 इंपॉर्टेंट है, एजुकेटेड, टीचर और अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये चीज आप यहां पर पूछी जा रही है। देखो एजुकेटेड, टीचर और अनएम्प्लॉयड, अब यहां पर क्या होगा कि जो टीचर है ऑब्वियस सी बात है वो एजुकेटेड होगा, क्योंकि टीचर नाम का वर्ड तब मिलता है आपको, वो डिग्री आपको तब मिलती है जब आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद आपने बीएड, बीटीसी या कोई ऐसा एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपने क्लियर कर रखा है, तभी आप तो टीचर कहलाओगे। और अगर आप टीचर हो तो मतलब आपने एग्जाम को पढ़ के ही तो निकाला होगा, पास किया होगा नॉलेज होने के बाद, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एजुकेटेड तो है। तो मतलब सारे के सारे जो टीचर्स होते हैं वो एजुकेटेड तो होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयड की, तो अब क्या होगा कि सारे के सारे जो एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं होते, है ना, ये आपको पता है। कुछ ही एजुकेटेड होंगे जो अनएम्प्लॉयड है। भाई मान लीजिए कि आपने देखा है आजकल बहुत एक सीन चल रहा है कि बीटेक करके लोगों को जॉब नहीं मिलती है, तो एजुकेटेड तो है, कहने को बीटेक की डिग्री है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ जो एजुकेटेड होंगे वो अनएम्प्लॉयड तो जरूर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेटेड, तो टीचर भी तो एजुकेटेड है ना, तो टीचर भी अगर एजुकेटेड है तो कई सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है लेकिन फिर भी क्या है, उनके पास अभी नौकरी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो अगर पॉसिबल है तो ये वाला काम होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयड में ये वाला होगा, ठीक। तो टीचर सारे के सारे एजुकेटेड हैं, लेकिन कुछ ऐसे एजुकेटेड टीचर जरूर होंगे जो कि अनएम्प्लॉयड होंगे। तो ये डायग्राम सही है, और अगर ये सही है तो बेस्ट आंसर आपका क्या होगा बताइए। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12। 12 इज करेक्ट आई गेस, है ना।
हाँ, तो 12 बिल्कुल ठीक है। आई गेस 6 और 12 एक ही है ना। 6 और 12 अगर आप देखो तो ध्यान से, तो ये एक ही ऑप्शन बने हुए हैं, है ना। कोई बात नहीं, ध्यान से हमने अब नोटिस करा इस चीज़ को। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर 12 या ऑप्शन नंबर 6 दोनों एक ही बात को यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही एक ही चीज़ है, दोनों एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मेन देखना है कि 12 और 6 हमारा यहाँ पे कोई भी आंसर हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ भी समझ में आया आपको, है ना, ये सेशन। और 20 क्वेश्चन नेक्स्ट थे हमने जो कर लिए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आपका लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। और उस लास्ट पार्ट में हम जो इंपॉर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन और हैं उनको देख के टाइप नंबर 1 को वेन डायग्राम के खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वेन डायग्राम का ये सेशन आपको अच्छा लगा। लगभग जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब इसमें कवर करे हैं मैंने, ठीक है। और अब उम्मीद ये करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना, रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करते रहिए और क्या करते रहिए, अपना प्रॉपर एक टारगेट फिक्स करो, उसको अचीव करने में अपना टाइम यूज करो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड लक।